बोला, अच्छी है ना? तो किंजल बोली, तुमने तो अंकल से पैसे भी नहीं लिए थे, फिर इतनी महंगी रिंग तुमने कैसे खरीदी? उसकी नजर टूटे हुए गुल्लक पर पड़ी जो वहीं पड़ा था। उसने अथर्व की तरफ देखा तो अथर्व बोला, यह पैसे मैंने अपने दादा दादी के दिए पैसों से बचाकर इकट्ठा किए हैं। मिस्टर राठौर से तो मैं एक 40 कौड़ी न लूं, फिर यह तो मैं अपनी लाइफ पार्टनर को देने वाला हूं। यह सुनकर किंजल की आंखों में आंसू आ गए और वह कुछ देर बाद नीचे सबके साथ बैठ गई। अथर्व कल के दिन का इंतजार कर रहा था, इस बात से अनजान कि उसके लिए बाहर वालों के साथ साथ उसके घर वालों ने भी एक जाल बिछाया हुआ है जो उसके पूरे वजूद को बदल कर रख देने वाला था। अब आगे, आज राठौर मैंशन को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया था। घर में मेहमानों का आना शुरू हो गया था। रात के 8:00 बजे थे जब विराट सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। वह आज बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। वैसे तो आज उसका जन्मदिन था, पर आज वह हद से ज्यादा खुश था। पहले कभी वह अपने बर्थडे पर इतना खुश नहीं हुआ था जितना वह आज था। वहीं अथर्व अपने कमरे में शीशे के सामने खड़े होकर किंजल को प्रपोज करने की प्रैक्टिस बार बार दोहरा रहा था। आज पहली बार उसे अपने जन्मदिन की ज्यादा न सही थोड़ी सी खुशी थी, क्योंकि आज उसे अपना प्यार और लाइफ पार्टनर मिलने वाला था। एक तरफ राठौर साहब आज अथर्व के पार्टी में शामिल होने पर बहुत खुश थे। उन्हें हमेशा अथर्व की चिंता लगी रहती थी, क्योंकि अथर्व हमेशा से ही अपने आप को अपने कमरे में बंद रखता था। वह अकेले ही रहता था। वह जानते थे कि यह सब किंजल के कहने पर ही अथर्व कर रहा है, और उन्हें यह भी अंदाजा हो गया था कि अथर्व ऐसा क्यों कर रहा है। वह अथर्व के लिए खुश भी थे कि उसकी जिंदगी अपने मां बाप की तरह नहीं होगी। राजेंद्र भी आज बहुत खुश था, क्योंकि आज उनके प्यारे बेटे का बर्थडे था। उनकी आंखों के सामने अब तक की पूरी पुरानी जिंदगी घूम रही थी। कैसे उन्हें रागिनी से प्यार हुआ, फिर उसका इजहार करना, फिर उनकी शादी के लिए उनके पिता का न मानना, फिर उनकी शादी पूनम से होना, पूनम के साथ जबरदस्ती करना, फिर उनकी शादी रागिनी से होना और उनके प्यार की निशानी को जन्म देना। विराट का पहली बार उनकी गोद में आने से लेकर अब तक की सारी बातें आज उनके सामने घूम रही थीं। तभी उनके कंधे पर रागिनी ने हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ है, आप क्या सोच रहे हैं? राजेंद्र बोला, आज हमारे बेटे का जन्मदिन है और मैं बहुत खुश हूं। ये कहते हुए उन्होंने विराट की तरफ देखा, जो कुछ दूरी पर खड़ा अपने फोन में कुछ कर रहा था। तभी उसके दोस्त उसे डीजे पर नाचने के लिए अपने साथ ले गए, जहां विराट के बाकी दोस्त भी नाच रहे थे। तो रागिनी बोली, और आपके दूसरे बेटे का क्या? वैसे वह भी आज पहली बार पार्टी में शामिल होने के लिए आया है। राजेंद्र ने अथर्व को देखा, जो वंश और किंजल के साथ चुपचाप खड़ा था। वे उसे कुछ कह रहे थे और अथर्व ना में गर्दन हिला रहा था। उसे देखते हुए राजेंद्र बोला, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि वह लड़का मेरा बेटा नहीं है। वह सिर्फ पापा की वजह से इस घर में रहता है। तुम हर बार उसे लेकर मुझे ताने मत दिया करो। अगर तुमने उस दिन मुझे गुस्सा न दिलाया होता तो आज वह हमारे सामने नहीं होता। इसीलिए इन सब की जिम्मेदार तुम भी हो। यह कहकर राजेंद्र मेहमानों की तरफ बढ़ गया। वहीं रागिनी मन ही मन बोली, अगर इन सब की जिम्मेदार मैं हूं तो आज मैं ही सब कुछ ठीक भी करूंगी। उसके बाद मेरा बेटा ही इस रियासत का इकलौता वारिस बनेगा। आज तक पापा जी ने अथर्व को ही अपना जायज वारिस माना है और मेरे बेटे को नाजायज, लेकिन आज मैं इसे ही अपने रास्ते से हटा दूंगी। फिर देखती हूं क्या करते हैं पापा जी। इतना सोचते हुए वह विराट की तरफ बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ रणवीर राणा अपने कान पर फोन लगाए किसी से बात कर रहे थे। फोन पर उन्होंने नजर रखने का कहकर फोन रख दिया और अपने बेटे से बोले, अपने आदमियों को बोलकर ठाकुर की हवेली के बाहर नजर रखने के लिए कहो। आज हवेली में कुछ तो होने वाला है और वह अथर्व आज हवेली से बाहर जरूर निकलेगा। उनकी बात पर विक्रांत ने सर हिलाया और अपने फोन को कान से लगाकर बाहर निकल गया। पार्टी में सब लोग एंजॉय कर रहे थे सिवाय अथर्व के। वह तो यहां सिर्फ किंजल के लिए आया था और उसे ढूंढ रहा था। तभी केक काटने के लिए विराट को बुलाया गया और विराट के साथ साथ सब लोग केक की तरफ बढ़ गए। अथर्व भी केक कटने का वेट करने लगा था कि किंजल वहां से जल्दी फ्री हो और वह उसे अपने साथ लेकर जा सके। जल्द ही केक कट गया और सब विराट को गिफ्ट देने लगे। सब कुछ सही से निपट गया और धीरे धीरे मेहमान खाना खाकर जाने लगे। अथर्व किंजल को ढूंढते हुए ऊपर विशाखा के कमरे में चला गया, क्योंकि उसने किंजल को आखिरी बार उसी के साथ देखा था। अथर्व जब विशाखा के कमरे में आया
तो कमरे में अंधेरा था। अथर्व ने विशाखा और किंजल को आवाज दी तो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। वह वापस जाने के लिए पलटा, तभी उसे किसी की हल्की सी कराहने की आवाज आई, जो किसी लड़की की ही थी। अथर्व ने आवाज लगाई, कौन है? तो एक बार फिर से किसी की कराहने की आवाज आई। अथर्व ने सोचा कि कोई मुसीबत में है और मदद करने की मंशा से आवाज की तरफ बढ़ा। पास जाकर अथर्व ने देखा कि वह लड़की किंजल की छोटी बहन काजल थी। अथर्व उसे उठाने की मदद करने लगा, लेकिन वह अंधेरे में काजल के चेहरे पर आई शैतानी मुस्कान को नहीं देख पाया। रात के करीब 11:00 बज चुके थे जब अथर्व किंजल को ढूंढते हुए विशाखा के कमरे में गया था, जहां पर उसे काजल जमीन पर गिरी हुई मिली थी और उससे अपना पैर दबा हुआ था। अथर्व उसे उठाने में मदद करने लगा, लेकिन उसे उठाते उठाते वह उसके ऊपर ही गिर गया, या यूं कहें कि काजल ने उसे अपने ऊपर जानबूझकर गिराया और अथर्व को कसकर पकड़ लिया। फिर वह तेज आवाज में बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाने लगी। अथर्व घबराकर उसके ऊपर से उठने लगा और बोला, काजल, तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो? मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था, प्लीज चुप हो जाओ, वरना सब मुझे गलत समझेंगे, और छोड़ो मुझे। यह कहकर अथर्व अपने आप को काजल से छुड़ाने लगा, लेकिन काजल ने ना ही उसे छोड़ा और ना ही चिल्लाना बंद किया। काजल को चुप न होते देखकर अथर्व ने उसकी तरफ देखा तो काजल मुस्कुरा रही थी और उसने फिर से मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। अथर्व सब कुछ समझ चुका था कि यह सब काजल उसे फंसाने के लिए कर रही है, और उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन काजल ने उसे पूरी ताकत से पकड़ लिया। देखने से ऐसा लग रहा था कि अथर्व उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। तभी अथर्व के कानों में वंश और विराट की जोर से दहाड़ जैसी आवाज आई। अथर्व ने दरवाजे पर खड़े वंश, विराट, विशाखा और किंजल को देखा। उन्हें देखकर काजल ने अथर्व को अपने ऊपर से धक्का दिया और दौड़कर किंजल के गले लग गई, फिर जोर से रोना शुरू कर दिया। किंजल आंखों में आंसू लिए अथर्व को देख रही थी। विराट और वंश कमरे में जाकर अथर्व को मारने लगे। वंश बहुत गुस्से में बोले जा रहा था, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ऐसी हरकत करने की? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वह अथर्व को फिर से मारने लगा। नीचे हॉल में पार्टी लगभग खत्म हो चुकी थी, बस दोनों परिवार ही रह गए थे और सब आपस में बातें कर रहे थे। तभी वंश और विराट अथर्व को मारते हुए नीचे लेकर आए और उनके पीछे पीछे विशाखा और किंजल रोती हुई काजल को लेकर आ रही थीं। नीचे खड़े किसी भी शख्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तभी राठौर साहब की आवाज आई, यह सब क्या हो रहा है? और उन्होंने अथर्व को वंश से अलग किया। वंश ने कहा, क्या किया है? ये मत पूछिए दादाजी, ये पूछिए कि क्या नहीं किया है। इसने मेरी एक बहन के साथ प्यार का नाटक किया और दूसरी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, साथ ही दोस्ती के रिश्ते का मजाक उड़ाया है। वंश की बात सुनकर वहां खड़े सब लोग हैरान हो गए। काजल को देखकर मीनाक्षी ने उसे अपने गले से लगा लिया और काजल फिर से नकली आंसू बहाने लगी। काजल के पापा अथर्व की तरफ गुस्से में बढ़ रहे थे कि उससे पहले ही राजेंद्र ने अथर्व को खींचकर थप्पड़ मारते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में रहकर ऐसा कुछ करने की? लेकिन तभी नरेंद्र आगे आए और उन्होंने राजेंद्र को अथर्व से दूर करके कहा, अथर्व, क्या जो वंश कह रहा है वह सच है? तो अथर्व बोला, दादाजी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये सब काजल मुझे फंसाने के लिए कर रही है। मैं तो अथर्व इससे आगे कुछ कहता, इससे पहले विराट बोला, और जो कुछ भी हमने ऊपर देखा वह सब क्या था? दादाजी, यह झूठ बोल रहा है, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है इसे काजल के साथ जबरदस्ती करते हुए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप विशाखा और किंजल से पूछिए, कम से कम किंजल की बात पर तो आपको भरोसा होगा ही ना। सबने किंजल को देखा जो अपना सर नीचे किए हुए रोए जा रही थी। अथर्व किंजल के पास गया और बोला, किंजल, जैसा ऊपर काजल दिखाने की कोशिश कर रही थी वैसा कुछ भी नहीं है, यह सब वह जानबूझकर कर रही है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, प्लीज मेरा भरोसा करो। किंजल ने अथर्व को गुस्से से दूर धकेल दिया और रोते हुए बोली, मेरी बहन झूठ नहीं बोल रही, झूठ तुम बोल रहे हो। तुम्हारे सारे घर वाले तुमसे नफरत करते हैं, उसके बाद भी मैंने तुमसे प्यार किया। यह मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। तुम मेरी बहन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। तुम मेरे तो क्या किसी के भी प्यार के लायक नहीं हो।
आई हेट यू अथर्व, आई रियली हेट यू। अथर्व अपने दादा दादी के पास गया और बोला, दादाजी, दादी, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। अथर्व ये सब बोल ही रहा था कि तभी मीनाक्षी काजल का नाम लेकर चिल्लाई। सबने उसकी तरफ देखा। तब तक काजल ने अपने हाथ में चाकू ले लिया और अपनी हथेली पर रखकर बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं और मैं अब जीना नहीं चाहती। विराट ने दौड़कर उसके हाथ से चाकू छीनकर फेंक दिया। काजल की मां ने उसे अपने गले से लगा लिया। यह सब देखकर राजेंद्र बोला, अब भी पापा, आपको लगता है कि यह बच्ची झूठ बोल रही है? तभी महेंद्र बोला, बस राजेंद्र, मैं अपनी बेटी के साथ गलत करने वाले को ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं। और उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। मामला पुलिस तक पहुंच जाएगा। यह सुनकर सब परेशान हो गए। रागिनी बोली, महेंद्र भाई साहब, ऐसा मत कीजिए, हमारे परिवार की क्या इज्जत रह जाएगी। और फिर काजल के बारे में सोचकर देखिए। तो राजेंद्र बोला, अगर यही सब हमारी बेटी के साथ होता तब भी तुम यही कहती। राठौर साहब बोले, अथर्व, अगर तुमने गलती की है तो उसे मान लो। उस बच्ची को देखकर हमें तुम्हारी मां की याद आ रही है और उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तो राजेंद्र बोला, पापा, आप पुराने किस्से क्यों छेड़ रहे हैं? नरेंद्र बोला, क्यों, क्या वह किसी की बेटी नहीं थी? आज हमें एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। हमारी परवरिश एक बार फिर से हमें गलत साबित कर गई। तो अथर्व चीख कर बोला, बस बहुत हुआ दादाजी। मुझे लगा कि कोई मेरा विश्वास करे या ना करे, कम से कम आप मुझ पर यकीन करेंगे। लेकिन आप तो अपनी परवरिश पर खुद से सवाल उठा रहे हैं। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा तो मत कीजिए, लेकिन मुझे एक रेपिस्ट से कंपेयर तो बिल्कुल भी मत कीजिए। अथर्व की ऐसी बातें सुनकर राजेंद्र गुस्से में जोर से चिल्लाया, जुबान संभाल कर बात कर लड़के, तुम्हारा वह हाल करूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। तो अथर्व बोला, और क्या कर लेंगे आप मिस्टर राठौर? बोलिए, रेपिस्ट को इसी नाम से ही बुलाते हैं। और क्या आपने ऐसा नहीं किया था? अथर्व की बात सुनकर राजेंद्र गुस्से में बोला, मैंने जो भी किया था अपनी पत्नी के साथ किया था, और तुम होते कौन हो मुझ पर उंगली उठाने वाले? अथर्व बोला, आप सच कह रहे हैं मिस्टर राठौर, मैं होता कौन हूं आपसे सवाल करने वाला? तो फिर आप सब मुझ पर यह आरोप क्यों लगा रहे हैं? और मैं तो फिर भी अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकता हूं, लेकिन क्या आप कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो नागेंद्र बोला, यह तुम क्या कह रहे हो अथर्व? अथर्व बोला, दादाजी, मैं खुद को बेगुनाह साबित कर सकता हूं। और यह कहकर अथर्व ने जमीन पर पड़ा हुआ चाकू उठा लिया और एक झटके से काजल को खींचकर अपने कब्जे में लेकर उसके गले पर रख दिया। यह देखकर सब लोग डर गए और अथर्व की तरफ बढ़े, लेकिन तभी अथर्व बोला, कोई आगे नहीं आएगा वरना। नागेंद्र गुस्से में बोले, अथर्व, यह सब क्या कर रहे हो? छोड़ो इस लड़की को। तो अथर्व ने कहा, नहीं दादाजी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जब मुझे जेल जाना ही है तो इसे मारकर ही जाऊंगा। अथर्व की इस बात से काजल का चेहरा सफेद पड़ गया। वह पूरी तरह डर गई थी और बोली, मां, पापा, मुझे बचाओ। तो किंजल बोली, तुम और कितना गिरोगे अथर्व? मेरी बहन को छोड़ दो, आगे जारी रहेगा। यह देखकर सब लोग डर गए और अथर्व की तरफ बढ़े, लेकिन तभी अथर्व बोला, कोई आगे नहीं आएगा वरना। नागेंद्र गुस्से में बोले, अथर्व, ये सब क्या कर रहे हो? छोड़ो इस लड़की को। तो अथर्व ने कहा, नहीं दादाजी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जब मुझे जेल जाना ही है तो इसे मारकर ही जाऊंगा। अथर्व की इस बात से काजल का चेहरा सफेद पड़ गया। वह पूरी तरह डर गई थी और बोली, मां, पापा, मुझे बचाओ। तो किंजल बोली, तुम और कितना गिरोगे अथर्व? मेरी बहन को छोड़ दो, अब आगे। सब काजल को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अथर्व का चाकू उसके गले पर कसता जा रहा था। अब काजल को दर्द होने लगा। वह अथर्व से छोड़ने की रिक्वेस्ट करने लगी। तो अथर्व बोला, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं तो सबको बताओ कि तुमने यह सब ड्रामा क्यों किया, वरना अगर पुलिस यहां आई तो मैं तुम्हें मार दूंगा और सीधे हत्या के लिए जेल जाऊंगा। यह सुनकर काजल घबरा गई और बोली, ठीक है, मैं सबको सच बताऊंगी, प्लीज मुझे मत मारो। यह सुनकर घर वालों के साथ साथ काजल के परिवार वाले भी हैरान हो गए। वे अथर्व और काजल की सारी बातें सुन रहे थे। काजल की बात सुनकर वहां पर विराट और रागिनी डर गए, क्योंकि यह सब किया कराया उन्हीं दोनों का था।
वे सोच रहे थे कि यह सब करने से अथर्व को घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ गया। काजल ने कहा, यह सच है कि अथर्व ने मेरे साथ कुछ नहीं किया, बल्कि मैंने ही सबको, खासकर किंजल को, यह सब जानबूझकर दिखाया। उसकी बात सुनकर उसके पिता बोले, काजल, ये तुम क्या कह रही हो बेटा? तो काजल बोली, मैं सच कह रही हूं पापा, मैंने सब कुछ जानबूझकर किया। तो अथर्व बोला, और ये सब कुछ तुमने किसके कहने पर किया? काजल ने कहा, यह सब मैंने सिर्फ किंजल से जलन की वजह से किया। हर कोई बस इसे ही देखता है। यह हर चीज में मुझसे आगे रहती है। मां पापा भी इसे ज्यादा प्यार करते हैं। जब यहां रहने आए तो तुम मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन तुमने भी इसे ही पसंद किया। मैं थक गई थी यह सब सहन करते करते, लेकिन जब परसों छत पर मैंने तुम दोनों की बातें सुनी कि तुम आज रात पार्टी के बाद इसे प्रपोज करने वाले हो, तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने सोच लिया कि तुम्हें और इसे हमेशा के लिए अलग कर दूंगी। राठौर हवेली में काजल का झूठ सामने आ गया था। हालांकि काजल ने आधा सच न बताकर विराट और रागिनी को बचा लिया था। वहीं किंजल और वंश को भी अथर्व के साथ अपने किए गए बर्ताव को लेकर बहुत पछतावा हो रहा था। अथर्व के दादा और दादी को भी अथर्व पर विश्वास न करने का अफसोस हो रहा था। काजल की मां ने काजल को खींचकर एक थप्पड़ जड़ दिया और कहा, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए, वह भी अपनी बहन के साथ? क्या कभी हमने तुम दोनों बहनों में जरा सा भी भेदभाव किया? हमने तुम दोनों को बराबर का प्यार दिया है, लेकिन तुम जलन में इतनी अंधी हो गई कि एक मासूम लड़के की पूरी जिंदगी पर दांव लगाने चली थी। आज मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही है। फिर वह अथर्व के सामने हाथ जोड़कर बोली, अथर्व बेटा, इस लड़की ने जो कुछ भी किया वह माफी के लायक नहीं है, फिर भी मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूं। यह कहकर वह अथर्व के सामने दोनों हाथ जोड़ लेती है। उन्हें हाथ जोड़ते हुए देखकर अथर्व बोला, आंटी, आप माफी क्यों मांग रही हैं? जो काजल ने किया है उसके लिए उल्टा मुझे उससे थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि उसकी इस हरकत से ही सही, पर मुझे आज यह पता चल गया कि मेरा इस घर में और इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं एक अनाथ हूं। यहां लोग मुझे प्यार करके मुझ पर एहसान करते हैं। अथर्व की बात सुनकर वहां खड़े वंश, किंजल और उसके दादा दादी की आंखों में आंसू आ गए। नागेंद्र अथर्व के पास गए और बोले, हमें माफ कर दो बेटा, जो हमने तुम पर भरोसा नहीं किया। एक बार पहले हमारी परवरिश गलत साबित हुई थी, इसलिए हम तुम पर भरोसा नहीं कर पाए। ये घर तुम्हारा है बेटा, और तुम ही हमारी रियासत के वारिस हो। ये सब कुछ तुम्हारा है बेटा। नरेंद्र की बात सुनकर वहां खड़े विराट, रागिनी, विशाखा और राजेंद्र को बहुत गुस्सा आया। तभी राजेंद्र बोला, पापा, आप ऐसे ही सब कुछ इस लड़के को नहीं दे सकते। क्या मेरे बच्चों का इस रियासत पर कोई हक नहीं है? नरेंद्र कुछ बोलते तभी बीच में अथर्व बोल पड़ा, सब कुछ आपके बच्चों का ही है मिस्टर राठौर। मुझे आपसे और आपके परिवार से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा। मैं आज ही यहां से चला जाऊंगा। जब मुझे अनाथ वाली जिंदगी ही जीनी है जो मैं आज तक इस घर में जीता आया हूं, तो मैं बाहर सड़क पर रहकर भी जी लूंगा। और हां दादाजी, प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। अथर्व बड़े शांत लहजे में अपनी बात कह रहा था। हर कोई जान गया था कि अथर्व इस बार नहीं रुकेगा। जाते हुए अथर्व ने अपने दादाजी से कहा, आपके द्वारा दिए गए प्यार की कीमत मैं एक दिन जरूर चुकाऊंगा। यह कहकर वह हवेली से बाहर निकल गया, इस बात से अनजान कि एक बहुत बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा है। जब अथर्व जा रहा था तो उसकी दादी ने बहुत कोशिश की उसे रोकने की, लेकिन अथर्व नहीं रुका। उसके जाने के बाद वह भागकर राजेंद्र और नरेंद्र के पास आई और बोली, आपने उसे रोका क्यों नहीं? फिर राजेंद्र से, वह तुम्हारा बेटा है राजेंद्र, तुम उसके प्रति इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा। जाओ और उसे वापस लेकर आओ। तो राजेंद्र बोला, मैंने उसे नहीं कहा जाने के लिए, वह अपनी मर्जी से गया है, और आप फिक्र मत कीजिए, कल तक इसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। वह अपने किसी दोस्त के घर गया होगा, अपने आप वापस भी आ जाएगा। इसकी इतनी भी फिक्र मत कीजिए। तो वंश बोला, अंकल, अथर्व को मेरे अलावा कोई भी दोस्त नहीं है, तो अभी वह किसके घर जाएगा? अभी सब अथर्व के बारे में बात कर ही रहे थे कि हॉल में लगी अथर्व की तस्वीर नीचे गिर गई। सबने वहां देखा तो अथर्व की टूटी हुई तस्वीर देखकर उसकी दादी बोली, जल्दी से उसे वापस लेकर आओ। मेरा दिल घबरा रहा है
जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। आप सब लोग यह कैसे भूल गए कि उसकी जान को खतरा है? जल्दी जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ। उसकी बात सुनकर नरेंद्र जी भी घबरा गए। उन्होंने राजेंद्र को देखा और बोले, हम यह कैसे भूल गए राजेंद्र? जल्दी करो और उसे ढूंढो। तो राजेंद्र बोला, हाँ पापा, उस दिन शॉपिंग मॉल में भी मैंने उसके आसपास खतरा महसूस किया था। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने गार्ड को लेकर उसे ढूंढने के लिए भेजता हूं। वहां खड़े सभी लोग यह सुनकर हैरान रह गए। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी ओर अथर्व हवेली से बाहर निकल आया था और लगभग 3-4 किलोमीटर दूर ही पहुंच पाया था कि एक कार उसके पास आई और उसमें से कुछ लोग उतरे। उन्होंने अथर्व को जबरन गाड़ी में डालकर ले गए। कुछ देर बाद वह गाड़ी एक पहाड़ी पर आकर रुकी। अथर्व को उसमें से बाहर निकाल दिया गया। अथर्व ने अपने आसपास देखा तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी उम्र लगभग उसके दादाजी की उम्र के बराबर थी। अथर्व उन्हें देखकर बोला, कौन है आप और मुझे यहां क्यों लेकर आए हैं, और वह भी इस तरह से? तो सामने खड़े रणवीर राणा बोले, हां, तो तू है नरेंद्र का पोता। वही आंखें, वही चेहरा, बस रिश्ता बदल गया। उस नरेंद्र की मुस्कान की वजह तू है। अथर्व को उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन वह इतना समझ गया था कि यह आदमी उसके दादाजी को जानता है और शायद उन्हें पसंद भी नहीं करता। तो अथर्व बोला, आप जो कोई भी हैं, मेरे दादाजी का नाम इज्जत से लीजिए, वरना यह आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अथर्व की बात सुनकर रणवीर बोला, तो तू भी उसी की तरह है, जो नरेंद्र के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। कोई बात नहीं, तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो उसके भाई का किया था। मैं तुम्हें भी वही मौत दूंगा जो उसके भाई को दी थी। तो अथर्व बोला, देखिए, मैं आपको नहीं जानता, इसलिए मुझे जाने दीजिए। तभी रणवीर के पीछे से विक्रांत राणा निकलकर आया और बोला, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मुझे तो जानते ही होगे। क्यों? विक्रांत को देखकर अथर्व चौंक गया और बोला, आप तो रोहन के पापा हैं। देखिए, मैंने कभी भी उससे झगड़ा नहीं किया, हर बार वही मुझसे झगड़ता था। अगर आप हमारे झगड़े की वजह से मुझे यहां लेकर आए हैं तो मुझे जाने दीजिए। अथर्व की बात सुनकर विक्रांत और रणवीर हंसने लगे। रणवीर बोला, क्यों, डर लग रहा है? लगना भी चाहिए, जब सामने मौत खड़ी हो तो अच्छों की हवा निकल जाती है। तुम तो फिर भी एक बच्चे हो। तो विक्रांत बोला, आज तुझे मारकर मेरे पापा को सुकून मिलेगा और तेरे बाप को सबक। बहुत शौक है ना उसे दूसरों की पोजीशन छीनने का। अब राजेंद्र राठौर को अपार दुख होगा। तो अथर्व बोला, देखिए, अगर आपको राजेंद्र राठौर से बदला लेना है तो उनके बेटे से लीजिए। वह तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते, तो मेरे मरने से उन्हें जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। अथर्व की बात सुनकर विक्रांत बोला, और तुमसे यह किसने कहा कि तुम उनके बेटे नहीं हो? चलो, मारने से पहले तुम्हें एक राज की बात बताता हूं जो अब तक कोई भी नहीं जानता। तुम राजेंद्र की पहली बीवी के बेटे नहीं हो, बल्कि तुम तो राजेंद्र और रागिनी के बेटे हो, जिन्हें उन्होंने हमेशा नफरत की है। उसकी बात सुनकर अथर्व हैरान रह गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो विक्रांत बोला, यही सच है, और मेरे पास इस बात का सबूत भी है कि रागिनी राठौर ने जिस बच्चे को जन्म दिया था वह तुम हो। यह कहकर विक्रांत ने अपने आदमी को इशारा करके अपने पास बुलाया और अपने फोन में एक वीडियो प्ले कर अथर्व को देने के लिए कहा। उसके आदमी ने वैसा ही किया। अथर्व ने कांपते हाथों से फोन पकड़कर देखा। उसमें पूनम और रागिनी लेटी हुई थीं और दोनों के पास पालने में बच्चे सो रहे थे। तभी एक नर्स अंदर आई और उसने दोनों बच्चों को बदल दिया। तभी उसके हाथ से फोन छीन लिया गया। विक्रांत बोला, तो कैसा लगा अपना सच जानकर? कितनी बुरी किस्मत लेकर पैदा हुए हो तुम, जिसे मां बाप का प्यार तक नसीब नहीं हुआ। वैसे आज तुम्हारे घर में जो इतना बड़ा कांड हुआ, उसकी रचयिता तुम्हारी मां ही थी। उसके बाद उसने एक रिकॉर्डिंग अथर्व को सुनाई, जिसमें रागिनी और विराट काजल को समझा रहे थे कि उसे किस तरह से अथर्व को फंसाना है। फिर वह बोला, तुम अगर यहां हो तो सिर्फ अपनी मां की वजह से। तभी रणबीर बोला, चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज मेरा बदला पूरा हो जाएगा और नरेंद्र राठौर एक बार फिर से तुम्हें खो देगा। इतना कहकर उसने अथर्व को एक के बाद एक 5 गोलियां मारी। अथर्व पीछे खाई की तरफ लड़खड़ा गया और बोला, मैं वापस जरूर आऊंगा। तुम सबको तुम्हारी औकात दिखाने के लिए तैयार रहना।
यह कहकर अथर्व गहरी खाई में गिर गया। आगे जारी रहेगा। उसके बाद उसने एक रिकॉर्डिंग अथर्व को सुनाई जिसमें रागिनी और विराट काजल को समझा रहे थे कि उसे किस तरह से अथर्व को फंसाना है। फिर वह बोला, तुम अगर यहां हो तो सिर्फ अपनी मां की वजह से। तभी रणवीर बोला, चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज मेरा बदला पूरा हो जाएगा और नरेंद्र राठौर एक बार फिर से तुम्हें खो देगा। इतना कहकर उसने अथर्व को एक के बाद एक 5 गोलियां मारी। अथर्व पीछे खाई की तरफ लड़खड़ा गया और बोला, मैं वापस जरूर आऊंगा। तुम सबको तुम्हारी औकात दिखाने के लिए तैयार रहना। यह कहकर अथर्व गहरी खाई में गिर गया। अब आगे 7 साल बाद राणा हाउस। आज रणवीर राणा का पोता रोहन और पोती अनवी 5 साल बाद घर लौट रहे थे। वे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन गए थे और आज वापस आ रहे थे। रणवीर राणा आज बहुत खुश था। उसे अपने पोते और पोती पर बहुत गर्व था, खासकर अपनी पोती पर। कुछ देर बाद विक्रांत अपने बेटे के साथ घर में दाखिल हुआ। रोहन ने अपने दादा के पैर छुए और फिर उन्हें गले लगाया। रणवीर जी बोले, कैसा है मेरा शेर? और मेरी शेरनी दिखाई नहीं दे रही? ऐसा कहकर वह दरवाजे की ओर देखने लगे तो रोहन बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूं दादाजी, और आपकी शेरनी अब गुंडी बन चुकी है, जो लड़कों को ऐसे धोती है जैसे कपड़े धोती है। तभी बाहर से बाइक रुकने की आवाज आई और अनवी घर के अंदर आई और अपने दादाजी के गले लगी। रणवीर ने उसे अपने से अलग किया और बोले, मैं ठीक हूं। और यह मैं क्या सुन रहा हूं? तुम लड़कों को पीटती हो? क्या कहा था मैंने? अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो? आगे का वाक्य अनवी ने पूरा किया। तो उसे सीधा हाथ पैर तोड़कर हॉस्पिटल में पहुंचा दो। उन दोनों की बातें सुनकर रोहन, उसकी मां और विक्रांत ने अपना सिर नाम में हिला दिया। तो रोहन बोला, दादाजी, ये आप इसे क्या सिखा रहे हैं? आपको पता है इसकी वजह से लड़कियां भी मेरे आसपास नहीं पटकती। क्या पता ये मेरी शादी भी होने देगी या नहीं। तो अनवी बोली, दादू, वो सब लड़कियां भाई को नहीं, उनके पैसे से प्यार करती थीं, और मैं तुम्हारे लिए लड़की तभी पसंद करूंगी जो बिल्कुल हमारी मां की तरह हो, ना कि उन चुड़ैलों की तरह। तो रोहन बोला, और तुम्हारे लिए कोई लड़का शादी के लिए तैयार नहीं होगा। पता नहीं किसके नसीब में गुंडी बीवी लिखी होगी। यह कहकर वह अपने कमरे में भाग गया और अनवी भी उसके पीछे जाने वाली थी कि उसकी मां ने कहा, ठीक कह रहा है वह, अपने अंदर थोड़ी लड़कियों वाली हरकतें लाओ, वरना कोई तुमसे शादी के लिए तैयार नहीं होगा। और जाओ, हाथ मुंह धोकर नीचे आओ और उसे भी लेकर आना, और खबरदार अगर उससे लड़ाई की तो। यह कहकर वह किचन की तरफ बढ़ गई। तो अनवी अपने दादा और पापा से बोली, पापा, ये मां ने शादी का ताना क्यों शुरू कर दिया? कहीं फिर से रमीला आंटी ने अपने बेटे का रिश्ता तो नहीं भेजा? उसके दादा और पापा ने हां में सिर हिलाया। तो विक्रांत बोला, उसने फिर से तेरे लिए अपने बेटे का और रोहन के लिए अपनी भतीजी का रिश्ता भेजा है, और उसकी भतीजी तेरी हर कसौटी पर फिट बैठती है, लेकिन उसकी यही शर्त है कि तुझे उसके बेटे से शादी करनी होगी। तो अनवी ने अपने दादा को एक खास नजर से देखा। वह कुछ कुछ समझ गए और हां में सिर हिलाया। अनवी खुश होकर अपने कमरे में भाग गई। कुछ देर बाद सब लोग डिनर कर रहे थे। जहां एक तरफ राणा हाउस में सब खुश थे, वहीं दूसरी तरफ राठौर मैंशन में अथर्व की दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। नरेंद्र और राजेंद्र ने अथर्व को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन अथर्व का कहीं पता नहीं चल पाया। राजेंद्र को लगता था कि अथर्व अपने आप वापस आ जाएगा, लेकिन अथर्व कभी नहीं लौटा। अथर्व के जाने से रागिनी सबसे ज्यादा खुश थी, क्योंकि अब अथर्व की बजाय उसका बेटा विराट राठौर परिवार का वारिस बनेगा। इसीलिए आज नरेंद्र ने सबको इकट्ठा होने के लिए कहा था। सब लोग हॉल में इकट्ठा हो गए थे। नरेंद्र राठौर ने सामने खड़े वकील के हाथ से कुछ पेपर लिए और राजेंद्र को दिया और पढ़कर सबको सुनने के लिए कहा। राजेंद्र ने पेपर्स पढ़ते हुए कहा, मैं राठौर नरेंद्र प्रताप सिंह अपनी पूरी संपत्ति के 3 हिस्से करता हूं। 40% हिस्सा विराट का, 40% हिस्सा अथर्व का और 20% हिस्सा विशाखा के नाम करता हूं। और अगर अथर्व अगले 5 साल तक वापस नहीं आता है तो उसका 40% हिस्सा चैरिटी के लिए दे दिया जाएगा। नरेंद्र की बात सुनकर रागिनी अपने आप को रोक नहीं पाई और बोली, पापा जी, ये क्या कह रहे हैं आप? अथर्व इस समय कहां है और वह वापस आएगा या नहीं, इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता। फिर भी आप इतना बड़ा हिस्सा उसके नाम कर रहे हैं, और फिर उसके वापस न आने पर आप उसे दान करने की बात कर रहे हैं। यह सुनकर नरेंद्र बोले,
राजेंद्र, क्या मेरे इस फैसले से तुम्हें कोई एतराज है? तो राजेंद्र ने नाम में सिर हिलाया। तब रागिनी भी शांत हो गई, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसके पास शायद आधे से ज्यादा हिस्सा मिलेगा, और वह यकीन कर रही थी कि अथर्व कभी नहीं लौटेगा। दूसरी तरफ एक घने जंगल में 5-6 आदमी इधर उधर भाग रहे थे। हर किसी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, जैसे उनके पीछे कोई राक्षस पड़ा हो। वे सब अपनी जान बचाने के लिए छिपने की जगह ढूंढ रहे थे। लेकिन तभी उन्होंने अपने पीछे एक साया महसूस किया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी रूह कांप गई। उनके सामने एक लड़का खड़ा था जिसकी हाइट 6 फुट थी, लेकिन उनके डरने की वजह उसकी आंखें और उसके शरीर पर उभरी हुई नीली नसें थीं। उसकी आंखें किसी शेर की आंखों जैसी लग रही थीं, जिनका रंग पीला था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर किसी शेर की आत्मा घुस गई हो। तभी उनमें से एक आदमी बोला, देखो, हमें जाने दो, हम सब यह शहर छोड़कर चले जाएंगे, प्लीज हमें जाने दो। तो वह लड़का बोला, तुम सब लोग मुझे और मेरे दोस्तों को मारने आए थे। अगर तुम मुझ पर हमला करते तो मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन मेरे दोस्तों पर हमला करके तुमने मेरे अंदर के जानवर को जगा दिया है, जो सिर्फ